तो ये एसईओ का एक वीक सिग्नल है। हाइपरलिंक्स हैं क्या? बेसिकली रिलेशनशिप ही है ना, कि हम ये कहते हैं भाई ये वाला जो पेज है इसकी रिलेशनशिप इस पेज के साथ है, फिर हम ये कहते हैं कि ये वाला जो पेज है इसकी रिलेशनशिप एक्सटर्नली इस पेज के साथ है। इसका मतलब हुआ एक रिलेशनशिप हम इंटरनल बनाते हैं और एक रिलेशनशिप हम एक्सटर्नल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट में कुछ ऐसा कंटेंट है, सपोज करते हैं, जिसकी बहुत डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन विकीपीडिया पर है। तो अब मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक क्रिएट किया कि जब उस पर क्लिक करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, विकीपीडिया पर चले जाते हैं। भाई मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, उधर मैंने एक पोस्ट लगाई और परचेज करने के लिए मैं लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाना चाहता हूँ, तो फिर मैंने क्या किया, लिंक्डइन के ऊपर एक लिंक पेस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट का। सो ये हाइपर लिंक है, ये लिंक बिल्डिंग है, ये रिलेशनशिप है। सो गूगल कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट आइसोलेटेड है, कि यानी बस एक वेबसाइट है, उसी के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है टेक्स्ट फॉर्म में या तस्वीरों की शक्ल में, और वो सब कुछ उसी के अंदर ही है, बस किसी और जगह पर मूव ही नहीं हो रहा, कोई और वोट ही नहीं कर रहा आपको। अब लिंक्डइन से अगर आ रहा है कोई बंदा तो वोट मिल रहा है ना लिंक्डइन से आपको, ठीक है। तो कहता है भाई ऐसी वेबसाइट की एसईओ पुअर है, वो उसको अच्छी कंसिडर, एसईओ को अच्छा कंसिडर नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लिंक्स बनाने हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट हमारे पास ऐसा आता है जिसपे हाइपर लिंक्स नहीं बने हुए, तो हमें लिंक्स क्रिएट करने हैं उसके ऊपर। यही हम समझ रहे हैं कि हाइपर लिंक्स कैसे बनते हैं। इसके लिए जो हमारे पास टैग है जी, कौन सा टैग है जी, अटेंड करके बताएं। नोटपैड कैसे खोलते हैं प्लस, नोटपैड प्लस कैसे खोलते हैं? यहाँ पर जो भी नोटपैड पड़ा हुआ है भाई उसे खोल लो, नहीं मिल रहा सर्च बार में ढूंढ लो, ठीक है। चलो इसको क्लिक किया, मैंने कहा इसी पे काम कर लेते हैं ना। जब भी आप नोटपैड खोलोगे तो जो प्रीवियस फाइलें आपने की होती है ना, उनको वो दिखा रहा होता है पहले से ही। क्विकली हम लोग इस वक्त हम लोग हेड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। सिर्फ मैं इस वक्त इस फाइल में हाइपरलिंक की बात करने वाला हूँ। हाइपरलिंक के लिए जो हमारे पास HTML का टैग है वो है ए स्टैंड्स फॉर एंकर, ठीक है। ए इज द एब्रीविएशन ऑफ एंकर, मतलब ये मैंने वर्ड बोल लिख दिया, लेकिन ये क्या है, ए लिखना आपने क्या है, इसको सिर्फ ए की शक्ल में लिखना है, ए स्पेस एच रेफ स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। इसका मतलब क्या है कि एक लिंक बना रहे हैं किसके साथ, एच रेफ को तो आपने पहले भी देखा है, किसी और टैग में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये मौजूद है। फिर उसके बाद कहाँ जाना है भैया आपको, मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ यहाँ पर। जी कर दिया हमने। अब ये लिंक कहाँ पे जा रहा है, इस वेबसाइट पे जा रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस वेबसाइट पे आएगा। उसके बाद एचरेफ इसका पहला एट्रीब्यूट है, सबको पता है ना एट्रीब्यूट क्या होता है, क्या होता है जी, सही बोले आप, जोर से बोलो। हाँ, उसकी ऑप्शन को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नहीं कहते बल्कि क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। सो ए का पहला एट्रीब्यूट है एचरेफ, दूसरा एट्रीब्यूट है इसका एक और, वो है टारगेट। टारगेट का मतलब क्या है कि भाई आपका ये हाइपरलिंक कहाँ पे खुलेगा, आपने इसे किस जगह पे खोलना है, ओपन कहाँ पे करना है आपने इस हाइपरलिंक को जी। जब हम क्लिक करते हैं तो सम टाइम क्या होता है, उसी पेज पे खुलता है। फिर हम क्लिक करते हैं तो सम टाइम क्या हो सकता है, न्यू पेज पे भी खुल सकता है। तो दो ऑप्शन हैं। एसईओ के पॉइंट से अगर हम देखें, एक और कॉन्सेप्ट देखें, क्या है, एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है और आता ही हाइपरलिंक पे क्लिक कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक टैब से दूसरे टैब पे मूव होकर चला गया, तो वेबसाइट के पहले पेज पे उसका रहने का टाइम तो बहुत कम हुआ, कम हो गया ना, टाइम बहुत रिड्यूस हो गया, क्योंकि वो रिप्लेस हो गया। ये लीजिए मैंने वेबसाइट खोल दी, इस पे क्लिक करते हैं, जरा पहले देखते हैं कि ये एक पेज खुला हुआ है। मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। वही पेज रिप्लेस हो गया ना,
पेज तो नहीं खुला। अब एक ऑप्शन क्या है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो न्यू पेज खुलेगा, दूसरा ऑप्शन ये है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला पेज भी खुला रहेगा, दूसरा पेज भी खुल जाएगा। तो गूगल के मुताबिक दोनों पेज विजिट हो रहे हैं और दोनों पेजेस पर टाइम स्पेंड हो रहा है, ऐसे ही है। गूगल कहता है कि जब विजिटर आपकी वेबसाइट पर आए और आते ही एकदम क्विट कर जाए, मतलब एक पेज से दूसरे पर जाना भी क्विट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंगेजमेंट टाइम पेज के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम है और आपका बाउंस रेट हाई है। ये दो टर्म्स मैंने बोली, एक को मैंने कहा इंगेजमेंट टाइम और एक को मैंने कहा बाउंस रेट। इंगेजमेंट टाइम का मतलब यही है कि भाई 5:30 बजे आप मेरी क्लास पर आए और 5:34 पर उठ के चले गए। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, मज़ा नहीं आ रहा, हाँ इंजॉय नहीं किया आपने, लेफ्ट करके चले गए क्लास, तो ये क्या हुआ, कम इंगेजमेंट टाइम है। और इसको हम कहेंगे कि बाउंस रेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई है। अब मेरी क्लास 5:30 बजे शुरू हुई, जब मैंने क्विट किया 6:30 बजे आप उसी टाइम जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि बाउंस रेट काफ़ी लो है और इंगेजमेंट टाइम काफ़ी ज़्यादा है। सो गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट का इंगेजमेंट टाइम काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और बाउंस रेट कम होना चाहिए। बाउंस रेट की एक टेक्निकल वैल्यू होती है जो गूगल हमें शो करता है, जो गूगल एनालिटिक्स में हमें पता भी लगती है। जब हमारे पास कोई वेबसाइट होगी तो हम बताएंगे उसको भी। वहाँ पर इसका जो टाइम होता है 40 का जो वैल्यू है, 40 की वैल्यू जो होती है वो अच्छी वैल्यू कंसीडर होती है। और अगर इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो बाउंस रेट की तो इसका मतलब होता है कि आपका बाउंस रेट हाई है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, गूगल कहता है भाई इसका बाउंस रेट है 60 या इसका बाउंस रेट है 80 या इसका बाउंस रेट है 90, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है, अच्छी बात नहीं। हालांकि आपके अगर 100 में से 90 नंबर आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाउंस रेट हाई हो तो बहुत बुरी बात है। बाउंस रेट को लो होना चाहिए, इंगेजमेंट टाइम को हाई होना चाहिए। और गूगल रेकमेंड करता है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आए और अगर वो 50 से 57 सेकंड आपकी वेबसाइट पर गुजारता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंगेजमेंट टाइम आपकी वेबसाइट का अच्छा है, बुरा नहीं है। यानी कि अगर इसका मतलब 1 मिनट के लिए रुक गया ना आपकी वेबसाइट पर, तो अगर किसी बंदे ने 1 मिनट आपकी वेबसाइट पर स्पेंड किया तो इसका मतलब है कि आपका इंगेजमेंट टाइम अच्छा है। अब इसको मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ाया। किस कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ाया? हाइपरलिंक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया कि भाई हाइपरलिंक में दो ऑप्शन थे कि न्यू टैब पे खोलो कि उसी विंडो में खोलो। अब न्यू टैब को मेंशन कैसे करते हैं जी, कैसे मेंशन करते हैं? ब्लैंक। और उसी टैब को कैसे मेंशन करते हैं? पेरेंट। बाय डिफॉल्ट हर हाइपरलिंक का जो बिहेवियर होता है वो पेरेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं टारगेट को हटा दूंगा, यूज़ ही नहीं करूंगा टारगेट को, ये जो बाय डिफॉल्ट ये मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो एज ए स्टैंडर्ड क्या यूज़ करता है, अगर मैं इसके अंदर टारगेट यूज़ ही नहीं करता तो इसका बिहेवियर क्या होगा? पेरेंट मीन्स उसी पेज पे खुलेगा। अगर मैं इसके अंदर ब्लैंक यूज़ करूँगा तो इसका बिहेवियर क्या होगा? न्यू पेज, वो वाला पेज नहीं। अगर मैं इसके अंदर पेरेंट यूज़ करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा? यही वाला पेज। अगर इसमें मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा फिर क्या होगा? फिर भी यही वाला पेज। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या हुआ? पेरेंट के ब्लैंक? पेरेंट। तो अगर आपको पेरेंट बिहेवियर रखना हो तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये वाला बिहेवियर का ऑप्शन कब यूज़ करोगे? जब आपने ब्लैंक करना है। आपका क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? पेरेंट के ब्लैंक ब्लैंक करना चाहिए, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर हमने छोड़ना होता, इसको पेरेंट रखना होता, फिर तो हम इसे कंसीडर भी ना करते, फिर तो हमसे रिलेट ही नहीं करता ये। तो मैं हाइपरलिंक्स में आकर ये भी देखूंगा कि कहाँ खुल रहे हैं, उसी जगह पर खुल रहे हैं कि न्यू पेज पे खुल रहे हैं। इसी तरह इसके अंदर एक और बिहेवियर है, उसको हम बोलते हैं टाइटल। ये बिहेवियर मेरा ख्याल है आप लोगों से फेमिलियर है ना, कि नहीं फेमिलियर? कहाँ पे देखा था हमने इसको? इमेज में देखा था, नहीं हेड में हमने इसको एज ए टैग देखा था, और एज ए एट्रीब्यूट हमने इसे कहाँ देखा था? इमेज के अंदर। सो ये वही सेम एट्रीब्यूट, उसी तरह का बिहेवियर इमेज के माउस ओवर पर हमें इमेज कीवर्ड नज़र आता था, हाइपरलिंक के माउस ओवर हमें टाइटल में नज़र आएगा। सो हम यहाँ पर भी कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया भाई मेरा कीवर्ड था बेस्ट न्यूज़ चैनल,
ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा था कि इसको मल्टी लाइन कर सकते हैं अपनी रीडेबिलिटी को बेहतर करने के लिए, कि हमें ज़रा मुश्किल ना लगे, समझ में आ जाए भी कहाँ कहाँ कौन कौन सी बात हमने की हुई है। तो मैंने इसे 2 लाइनों में कर दिया। अभी बात खत्म नहीं हुई, हाँ अभी बात चल रही है, क्लोज नहीं किया हमने इसको। अभी हमने क्या कहा, हमने कहा भाई कि जब भी हम लिंक पे क्लिक करें तो कहाँ जाओ, जियो टीवी की वेबसाइट पर चले जाओ। ठीक है, जब भी हम हाइपर लिंक लगाएंगे तो उस पर हमें क्लिकेबल टेक्स्ट भी बताना पड़ेगा। जब भी हम हाइपर लिंक बताएंगे तो उस पर, भाई आप किसी वेबसाइट पर आते हैं, उस पर होम का बटन बना होता है, अबाउट का बटन बना होता है, कोर्सेज, सर्विसेज, अबाउट अस, कितना कुछ होता है। आपका क्या ख्याल है, क्या वो हाइपर लिंक्स होते हैं कि नहीं होते हैं? हाइपर लिंक्स ही होते हैं ना। इसका मतलब आपको नज़र होम आ रहा होता है, क्लिक करते हैं तो पेज खुलता है। वो पेज कौन से वाला है, ये वाला पेज, तो ये वाला है वो जो खुलता है। लेकिन जो क्लिकेबल टेक्स्ट है वो भी तो कुछ है कि नहीं है। क्लिकेबल टेक्स्ट आपके एंकर से बाहर आता है, टैग से बाहर आएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जियो टीवी, ये क्या कहला रहा है, मैंने कहा ये क्या कहला रहा है, क्लिकेबल टेक्स्ट। यानी आपने हाइपरलिंक जब यूज करना है तो आपको एंड पर क्लिकेबल टेक्स्ट दिखेगा। आप लोगों की अटेंडेंस हो गई है तीनों की? जी हो गई है। यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है REL, रिलेशन। इसको जरा हम आगे जाकर देखेंगे क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसकी यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि एक और एट्रीब्यूट है जो हमसे रिलेट करता है, डेट इज REL। REL स्टैंड फॉर रिलेशन। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे कि जहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट आएगा ना, मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा इससे। एनीवेज यहाँ पर आए जी, ये कहाँ पर है हमारे पास फाइल, इसे खोलें ज़रा, कहाँ पर सेव हुई है? 530, ये जी एंकर, ये है क्लिकेबल टेक्स्ट जो आपको नजर आ रहा है। ये मैंने टेक्स्ट टाइप किया है, ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। आमतौर पर अक्सर वेबसाइट पे आप देखते हो कि एक वेबसाइट होती है मेन्यूज के अलावा, उस पर जितने भी क्लिकेबल टेक्स्ट होते हैं मोस्टली उन्होंने लिखा होता है क्लिक हेयर, लिखा होता है ना, क्लिक हेयर। एसईओ के पॉइंट से ये जो क्लिक हेयर की टर्म है
ये कोई इतनी फेवरेट टर्म नहीं है गूगल की। सो गूगल कहता है कि भाई इस तरह के वर्ड्स लिखें जिनसे किसी की हेल्प हो, किसी को पता लगे कि ये क्या है। क्लिक हेयर से किसी को क्या पता लग रहा है ये क्या है, स्वाय इसके कि बस क्लिक कर दो यहाँ पर, तो किसी को भी पता ना भी लिखा होगा तो वो क्लिक ही करेगा क्योंकि उस पर हाइपरलिंक बना हुआ आ रहा है। सो हम इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली बात क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई वेबसाइट आती है तो हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हाइपरलिंक्स पे क्लिक हेयर तो नहीं है, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं उनके डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, क्लिक करें जरा इस पर, जरा देखते हैं क्या होता है। जी, टारगेट था कि ब्लैंक था? सॉरी, टारगेट में ब्लैंक था कि पेरेंट था? जी, ये दो विंडो खुली हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब मैंने एक कर दिया, आप बताइएगा। जी, पेरेंट उसी पेज पे खुल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन हम एसईओ के लिए क्या रिकमेंड कर रहे थे? ब्लैंक। तो हमें क्या करना चाहिए असूली तौर पर, ज़रा देख लें जल्दी से ताकि पता लग जाए आपको करना क्या। हम लोगों ने इसको चेंज करना है, क्या करना है इसको? ब्लैंक। और उससे पहले सिंबल कौन सा आ रहा है? जी, कौन सा सिंबल आ रहा है टाइपिंग से पहले? अंडरस्कोर। सबको पता होना चाहिए इसे अंडरस्कोर बोलते हैं। कीबोर्ड के ऊपर डैश बना होता है, शिफ्ट के साथ इसे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड सिंबल्स आप सबको पता होने चाहिए कि कौन कौन से कीबोर्ड सिंबल्स हैं, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं हमें मुख्तलिफ सिंबल्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो आपको हर सिंबल का पता होना चाहिए कि कैसे आता है और उसका नाम क्या है। तो ये कौन सा सिंबल है? ये अंडरस्कोर है। ये कौन सा सिंबल है? ये हाइफन है। ये कौन सा? ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसमें आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं। ये कौन सा है? ये पाइप साइन है। ये और ये फ्रंट स्लैश है। ठीक है, सो ये वाले सारे हमारे पास सिंबल्स, कम से कम ये वाले सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। एक @ ऑफ होता है, वो तो पता ही है, जीमेल के साथ लगाते हैं हम। सो ये वाले सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। एसईओ में एक तो इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये सेपरेटर होता है हमारे पास, वैसे आम इंग्लिश लेटर लिखते हुए तो कॉमा सेपरेटर होता है, यहाँ पर सेपरेटर ये वाला होता है। यहाँ तो हम इसको सेपरेटर के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ हम इस कैरेक्टर को, इसे क्या बोलते हैं? पाइप साइन। और उसे क्या बोलते हैं? डैश। और वैसे ही हम कहाँ पर थे? ये है अंडरस्कोर शिफ्ट के साथ ब्लैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू पेज पे आ जाओ। अच्छा, अब जरा वापस आ जाते हैं और ये देखते हैं कि एक वेबसाइट खोल लेते हैं। और अब मैं जरा डायरेक्ट वेबसाइट पे कुछ काम करवाने लगूँ, उस वेबसाइट पे करवाने लगूँ जो मैं अभी आप लोगों को दूंगा नोट्स में। पहले तो हम जरा एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई, और ये सारा पार्ट जो अभी हम पढ़ रहे थे, मेरा ख्याल 2, 3, 4 लेसन में हमने पढ़ा है इसको। ये क्यों पढ़ा है? एक एसईओ एक्सपर्ट जो है, अगर उसकी वेबसाइट पे ग्रिप नहीं है, वेबसाइट चेंजेस पे ग्रिप नहीं है, तो वो एसईओ नहीं कर सकता। वेबसाइट चेंजिंग पे, वेबसाइट क्रिएशन पे नहीं। कि वेबसाइट आपके पास आनी है, आपको कुछ बदलना पड़ सकता है, आपको उसका लेआउट नहीं बदलना, आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलना, आपको उसकी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है उसके ऊपर, तो आपको इतनी ग्रिप होनी चाहिए। अगर हम ये देखें तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट में क्या है? ये मेन्यूज आ रहे हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, ये सब हाइपरलिंक्स की शक्ल में है। उसके बाद ये क्या आ रहा है? लोगो इमेज की शक्ल में, स्लाइडर्स किस शक्ल में? इमेज की शक्ल में। देखने में तो ये एनिमेट हो रहे हैं ना, तो लग रहा है शायद कोई एनिमेशन है। एनिमेशन नहीं है ये भी इमेजेस ही लगाए हुए हैं अब हमने। ठीक है, एनिमेशन कैसे हुई हुई है? स्क्रिप्टिंग की मदद से। स्क्रिप्टिंग का एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने इमेजेस को चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, स्क्रिप्टिंग बैक एंड पे वैसे ही चलती रहेगी खुद से। नीचे आए, ये क्या चीज़ है? हेडिंग स्टाइल। ये क्या आ गया? टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर क्या आ रहा है? बोल्ड। फिर क्या आ रहे हैं? इमेजेस। ये मैं सारी बातें इसलिए करूँगा, वो पता लगे हमने जो 2-4 दिनों में पढ़ा वो यही सब कुछ पढ़ा, इसीलिए पढ़ा है कि हम इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमने क्या पढ़ा? हाइपरलिंक। यही था ना हाइपरलिंक? और कहाँ पर है जी हाइपरलिंक? देखें जरा, ये भी बोल्ड है, ये भी हाइपरलिंक है, ये भी हाइपरलिंक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हमें ये पता लग रहा है कि भाई एक वेबसाइट जो है वो पूरी की पूरी इन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल है। ये सारी की सारी वेबसाइट्स
टेक्स्ट और तस्वीरों पर ही मुश्तमिल है, ऐसे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पर आप किसी वेबसाइट को देखते हो तो उसमें यही चीज़ें होती है ना, यानी अगर हमें पैराग्राफ, हेडिंग स्टाइल्स, इमेजेस मैनिपुलेशन आ जाए तो वेबसाइट पे हमारा कंट्रोल है। तो यही टैग्स हमने सीखे। अब मैंने आपको जो वेबसाइट देनी है ज़रा उसको देखते हैं। ये मैंने बंद किया हुआ है, चलिए बाद में देखते हैं। कहाँ आ जाए, और डीपर आई है, यहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट वेबसाइट। भाई ये दो फोल्डर्स बने हुए आ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना ये कैसे फोल्डर्स हैं? दोनों कौन करेगा? किस किस तरह के फोल्डर्स हैं ये? एक जिप फोल्डर है और एक अनजिप हुआ हुआ है, ठीक है। आपको जब मैं भेजूंगा तो वो जिप फोल्डर की शक्ल में होगा। और मैंने आपसे ये कहा था कि आप लोग विन रार के साथ प्रैक्टिस नहीं करो, या तो विन जिप के साथ प्रैक्टिस में रहें या 7 जिप के साथ रहें। इसकी वजह क्या है कि होस्टिंग कंपनी जितनी भी हैं उनके अंदर जो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अपने जो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो या तो विन जिप है, यानी कि जिप टाइप के सॉफ्टवेयर है। रार वाली टेक्नोलॉजी होस्टिंग कंपनी इस्तेमाल ही नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर आप अगर किसी रार की फाइल को लेकर जाओगे जिप करके, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको उसे या तो विन जिप करना पड़ेगा या उसे 7 जिप से जिप करना पड़ेगा, ठीक है। सो 7 जिप मैंने आप लोगों से बताया था, पेड होता है कि फ्री होता है? 7 जिप फ्री है, विन जिप जो है वो लाइसेंस होता है या पेड होता है। तो अब 7 जिप और विन जिप दोनों की टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक जैसी है, कंप्रेशन टेक्नोलॉजी एक जैसी है। इट्स मीन जो होस्टिंग कंपनीज होती हैं उनके जो एप्लीकेशन हैं वो 7 जिप को और विन जिप को एक ही तरह का फॉर्मेट कंसीडर करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स नहीं करते। और इसको कैसे करना है हमने, ये मैं डिलीट कर देता हूँ आपके सामने। जब आप इसको अपने कंप्यूटर पे सेव करोगे, यानी मैं आपको व्हाट्सएप से भेजूंगा, आपने इसे डाउनलोड करना है, आपके कंप्यूटर पे से आना चाहिए, मोबाइल पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसे अपने किसी फोल्डर में रखें, और जैसे मैंने इसे फोल्डर में रखा हुआ है आप लोग इसे फोल्डर में रख के राइट क्लिक करें। 7 जिप सबके पास होगा, 7 जिप पर आए और ये लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है जी, एक्सट्रैक्ट हियर, इस पर क्लिक कीजिएगा, आ गया। तो ये आपके पास अब एडिटेबल मोड में नज़र आना शुरू हो गया। सो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, खुल गया। ये पूरी वेबसाइट अब हमारे सामने आ गई है। कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कोडिंग की वेबसाइट होती है वो इंडेक्स के नाम से आपको फाइल मिलेगी जिससे उसने एग्जीक्यूट होना है। भाई फाइलें तो इतनी सारी हैं, लेकिन जब हमारी कोई वेबसाइट खुलती है तो एक ही होम पेज खुलता है ना, उसके बाद उसी में हमें मेन्यूज नज़र आते हैं। तो जिसने जिस मेन्यू पर जाना होता है वो उस मेन्यू पर स्विच कर जाता है। तो ऑटो लोड जो फाइल होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, इंडेक्स की। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा जरा अब क्या होता है। खुल गई ये साइट। ये वेबसाइट मैं आप सबको दे रहा हूँ। ऊपर देखिए यूआरएल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइल। ऊपर लिखा हुआ है फाइल। सबको पता लग गया कि ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन जो होगी वेबसाइट वो ऐसे आएगी, ये देखें, ये इसके आगे लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर। यहाँ तो फाइल नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब है ये ऑनलाइन वेबसाइट है और ये ऑफलाइन वेबसाइट है, आपके कंप्यूटर पर होगी। इसके लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है इसको चलाने के लिए। अलबत्ता इसके अंदर कोई चीज़ें ऐसी हों जो डायरेक्ट इंटरनेट से चल रही हों उसके लिए है। मिसाल के तौर पर क्या, ये कहाँ से आ रहा है, ये मैप आ रहा है ना, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये डायरेक्ट गूगल से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी वेबसाइट ऑफलाइन चलेगी, मगर जब आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा, यहाँ एरर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसमें एक और चीज़ देखें तो वो क्या है जी, वो एक वीडियो है। अब ये वीडियो कहाँ से इम्बेड हुई है, ये यूट्यूब से इम्बेड हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो ये वीडियो भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी। इसके अलावा जो वेबसाइट आपको नजर, तस्वीरें जो हैं ये ऑफलाइन नज़र आएंगी, टेक्स्ट ऑफलाइन नज़र आएगा, लोगो जो बनाया हुआ हमने ये भी ऑफलाइन नज़र आएगा। अब हम ज़रा थोड़ी देर के लिए क्विकली ये सोचते हैं कि हम इसमें से ना कुछ चीज़ों को चेंज करने जा रहे हैं। तो लाजमी बात है ऊपर से शुरू करनी चाहिए चेंज। ये वाली चेंज तो सबको पता है भाई, जो टाइटल बार में नज़र आ रही है, क्या है, दो चीज़ें हैं ना। कौन सी दो चीज़ें हैं? फेविकॉन और
जी। फेविकॉन और टाइटल, ये तो बहुत सिंपल सा है भाई, चेंज करना है, सबको आता है, ये हमने पहले सीख भी लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, बल्कि यहाँ से क्या शुरू करना है, यहाँ से शुरू करते हैं कि हो सकता है हमने इस मैसेज को चेंज करना होगा। हम सिर्फ मैसेज की बात कर रहे हैं, हम किसी लेआउट स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई ये मैसेज आपने चेंज करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट टाइमिंग। ओके, मैंने क्या लिखा भाई, इतने हिस्से को किया कॉपी। ये आपने घर में इस वेबसाइट को चेंज कैसे करना है ये बताने लगा हूँ। ये मैंने इसे कॉपी किया। अब मैं ज़रा इन्हें बंद कर लेता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो खुली हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इस पर राइट क्लिक करें और क्या करें, एडिट विद नोटपैड प्लस। अब ये वही वेबसाइट, यही उसी वेबसाइट की कोडिंग आपके सामने आ गई है जो भी मैंने एग्जीक्यूट की थी। अब हम सबसे पहले चेंज क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वो जो मैंने कॉपी किया था, टेक्स्ट किया था ना, तो आप एक काम करो, जहाँ पर ये हेड लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल F करें। कंट्रोल F सबको पता है भाई किस चीज़ का शॉर्टकट होता है, फाइंड का शॉर्टकट होता है। यहाँ पर पेस्ट कर दें, वही टेक्स्ट आ गया जो मैंने वेबसाइट से कॉपी किया है। इसलिए किया है कि भाई इसको फाइंड करो, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जहाँ पे भी लिखा होगा इसके कोड भी तो नज़र आ जाएगा मुझे, हम पहुँच जाएंगे ना वहाँ पे जहाँ जाना चाह रहे हैं। फाइंड करें, जी मिल गया। यहाँ पर आप जो भी टाइमिंग करना चाह रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं ना, आपने यहाँ पर कौन से, लाजमी बात है इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाना है, तो आपने इधर कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। देखिए ये दोनों ऑप्शन नज़र आ गई हैं हमें, वेबसाइट को देखिए, ये वाली दोनों ऑप्शन नज़र आ रही हैं आपको, वहाँ पे ये वाला टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है और ये भी। अगली चीज़ क्या आ रही है हमारे पास, फेसबुक। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है साक आई हॉस्पिटल। अब आप लोग जो बनाओगे तो आप यहाँ पर किससे लिंक अप करोगे, पीक सोल्यूशन के सारे प्लेटफॉर्म से। सो पीक सोल्यूशन के सारे प्लेटफॉर्म्स पीक सोल्यूशन पे आपको मिल जाएंगे उनके यूआरएल्स। तो वो यूआरएल्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिएगा इनका यूट्यूब खुलेगा, लेकिन आपने इसी को तो चेंज करना है, तो हम इसे बंद करते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि ये इसके लिए मैं क्या करूँ, इसको हमने कैसे फाइंड करना है। जी, फेसबुक है ना, ये सबको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, फेसबुक से शुरू हो रहा है। हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस, और जब भी कोई सर्च शुरू करें ना तो हमेशा शुरू से स्टार्ट कर लिया करें, कंट्रोल F, और यहाँ पर आकर मैं सिर्फ क्या लिख देता हूँ, फेसबुक। पहुँच गए, यहाँ हमें कुछ नहीं करना, ये डॉट फेसबुक जो लिखा हुआ आ रहा है, बैकग्राउंड कॉलन, कलर कॉलन, ये CSS है, कैस्केड स्टाइल शीट बनी हुई है। स्टाइल शीट में 0 SEO हमने करनी है, स्टाइल शीट में SEO होती नहीं है। SEO किस लेवल पर होती है, ना PHP की कोडिंग में SEO होती है, ना जावास्क्रिप्ट में SEO होती है, ये सारी वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज हैं। SEO कहाँ पर होती है, HTML में बस। सो इसका मतलब हुआ, मैं देखता हूँ भाई इसका HTML कोड कहाँ पर है, आ जाए नीचे। अगर फॉर एग्जांपल इसको नहीं समझ आ रहा, दूर है, आप परेशान हो गए, मैं एक दफ़ा फिर आया हूँ और फाइंड नेक्स्ट कर दिया। जी देखें ज़रा, पहुँच गए ना उस जगह पर कि नहीं पहुँचे, देख लें सारे आ रहे हैं लिंक्स। आपने क्या करना है, यहाँ पर पीक सोल्यूशंस के सारे लिंक्स को पिकअप करना है और यहाँ पर लाकर उन्हें पेस्ट कर देना। होगा क्या, सारा का सारा पेज पीक सोल्यूशन का बन जाएगा। यहाँ पे फेसबुक क्लिक करेंगे तो पीक सोल्यूशन का आएगा, ट्विटर क्लिक करेंगे तो पीक सोल्यूशन का आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ना हो यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं, वैसे तो सारे होंगे, लेकिन अगर नहीं है कोई पेज आपको मिलता तो उसकी जगह पर फिर आप URL लिखने की बजाय हैश लगा दें। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कोड पढ़ा है, ये भाई ये इस URL पे शिफ्ट करना था, इसलिए हमने ये URL दिया। लेकिन मैं कहता हूँ भाई मेरे पास तो URL ही नहीं है, लेकिन मैंने हाइपरलिंक भी बनाना है कि हाइपरलिंक की शक्ल में मुझे नज़र आए। इसका क्या मतलब होता है कि हाइपरलिंक की शक्ल भी दिखाएगा, मगर देयर इज नथिंग टू फॉलो, कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं जाएगा। अब SEO के पॉइंट से इसकी क्या वर्थ है, क्या एक लाइव वेबसाइट पे ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना भाई, ये तो गलत गाइड कर रहे हैं ना, किसी को गलत रास्ता दिखा रहे हैं कि कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा और कहीं भी नहीं जाएगा। SEO के पॉइंट से तो नहीं होना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया कि अगर आपको कोई पेज नहीं मिलता तो आप क्या करो, हैश को लगा दें। हैश का मतलब क्या होगा, क्लिक करेंगे, क्लिकेबल भी है मगर कुछ भी नहीं है, कहीं मूव नहीं करेगा, उसी जगह पे रहेगा, किसी जगह पर इसने जाना नहीं है। अब आ जाए वापस,
इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? 1 2 3 4 ऐसी है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बाई नो, तो ये भी इसके आखिर आखिर में आ रहा होगा। बाई नो का क्या मतलब है भाई? भाई यहाँ पर हमने बाई नो की ऑप्शन लगानी है सिर्फ, ठीक है। आ जाए जी वापस, एंड पे हमें कहीं बाई नो भी नजर आएगा, अदरवाइज हम उसको फाइंड भी कर लेंगे। ये क्या चीज़ आ गई है? अब आगे लोगो, कंपनी का लोगो। अब इस पर राइट क्लिक कीजिए। अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पर तो आप सबने पीक सोल्यूशन का लोगो लगाना है। कहाँ से लेंगे? पीक सोल्यूशन की वेबसाइट से उसे सेव कर लेंगे आप। अच्छा, अब यहाँ पे राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज करें जी। नाम पता लग गया क्या इसका? लोगो डैश IMG, और टाइप क्या है इसकी? JPG। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी लोगो इमेज चेंज करना होगा अभी के लिए वो क्या होना चाहिए? JPG होना चाहिए, और उसका नाम आपको क्या रखना पड़ेगा? लोगो डैश IMG। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको थोड़ा आपको अभी चेंज करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ना कोई और तस्वीर ले लेता हूँ। चलें जी, और कोई तस्वीर नजर आ रही है हमें यहाँ पे? कि बस यही आ रही है, यही आ रही है। यहाँ पर तो ये लोगो है भी नहीं ना, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है? इमेजेस में। एक और चीज़ समझ लें कि अब वेबसाइट की जब बात होगी, प्रैक्टिस जब हम कर रहे थे तो कहीं पर भी कुछ रख लेते थे ना, लेकिन जब वेबसाइट की बात होगी तो आपके इमेजेस कहाँ पे होने चाहिए? इमेजेस के फोल्डर। ओके, तो यहाँ आ जाए ज़रा, देखें यहाँ पर लोगो IMG नज़र आ रहा होगा आपको, आ रहा है? मैं इसको बनाने लगूँ लोगो, ठीक है। पहले भी यही था, शायद पढ़ाते हुए मैंने ये बनाया होगा। मैं इसको अब लोगो बनाना चाह रहा हूँ, तो इसकी टाइप क्या है? JPG। इसकी टाइप है PNG, नॉट JPG, ठीक है। और इसकी टाइप क्या है? PNG है। अब वहाँ पर क्या आ रही है? JPG आ रही है ना। अब एक तरीका क्या है? अब इसके दो तरीके हैं, ज़रा समझने हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि वहाँ पर JPG है तो मैं भी JPG फाइल यूज़ करूँ, और ये आसान हो जाएगा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कि सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? नाम चेंज कर दोगे बस। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप उसको JPG के साथ साथ PNG भी करना चाहते हो, यानी आप उसका फॉर्मेट भी अपनी मर्जी से चेंज करना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोडिंग में जाना पड़ेगा। पहले एक काम करें, सिंपल कोई JPG की फाइल ले लेते हैं जी। सारी ही PNG बनी हुई है भाई, ये JPG है। चलें इसको ले लें। इसकी मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और फिर मैं कर देता हूँ Ctrl+V। आगे कॉपी। नाम क्या रखना है हमने इसका? लोगो डैश IMG। मैं एक काम करता हूँ, लोगो डैश IMG इसको डिलीट कर देता हूँ। इसका मतलब है अभी अगर मैं उस पेज को देखूंगा तो उसके ऊपर लोगो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब मैंने जो अभी कॉपी किया है इसको मैं लोगो बनाने लगा। तो मैं क्या नाम रखूँ इसका? ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टाइप क्या है? देखें, JPG ही है, तो एरर तो नहीं आना चाहिए। क्या ख्याल है, क्या आना चाहिए? यहाँ पर अब ये तस्वीर तब्दील होनी चाहिए। जरा इसको रीलोड करिए। नहीं हुई जी, देखते हैं जरा क्यों नहीं हुई। यहाँ अगर देखें जरा नाम में क्या इशू आया। लोगो डैश IMG, यही नाम रखा था हमने वहां पर भी। ये था प्रीवियस नेम। अब आए वापस, जरा मैंने उसको अंडू कर दिया। अब जरा दोबारा से देख लेते हैं इसका नाम क्या है। इस पर राइट क्लिक कीजिए, सेव इमेज एज करें जी। पता लग गया क्या नाम था इसका? बेसिकली लोगो डैश IMG, और उसके आगे आगे क्या लिखा हुआ है? PNG टाइप की फाइल थी ये, JPG टाइप की फाइल नहीं थी। तो ये हमारे लिए और आसान हो गया, अभी हम किसी को भी कर सकते हैं। पहले मैं इसको रिमूव करता हूं, और ये ऑलरेडी PNG है तो हम इसका नाम क्या कर दें? अब जरा देखें, चेंज हो गया इमेज। इस तरह आपने ये चेंज करना है। अब ये जो टास्क इस वक्त हम कर रहे हैं,
आपको लग रहा होगा कि ये तो एसईओ नहीं है ना, सबको पता लग रहा है ये एसईओ नहीं है। ये क्या है, ये कोई एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना एसईओ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके बाद हमने एसईओ इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये आप अपनी एक वेबसाइट बनाने लगे हैं बेसिकली, जो आपकी होगी प्योरली, इसके ऊपर आपने सारी की सारी एसईओ पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा ये कैसे किया मैंने, आपने देखा कि ये सारा काम मैंने कोडिंग में जाए बगैर किया। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि मैं इस फाइल को, क्या फॉर्मेट था इसका, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ब्रीवोना, ये क्या चीज है वाला, कौन सा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट कौन सा है, फेविकॉल, टाइटल, ये कौन सा एट्रीब्यूट है, टाइटल का एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि किसी और तस्वीर को मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ मगर उसका फॉर्मेट डिफरेंट है। ये तो तब पॉसिबल होगा ना जब दोनों इमेजेस का फॉर्मेट सेम होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका फॉर्मेट है पीएनजी, लेकिन मैं जो लगाना चाह रहा हूँ लोगों में वो कौन सी है, वो जेपीजी है, ठीक है। इसका मतलब हो कि अब मुझे जाकर कोडिंग में चेंज करनी है, कैसे करनी है वो देखिएगा जरा। पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि इसका नाम क्या है, इसे मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है, सबको पता है कैसे करते हैं कॉपी। किसको कॉपी किया, नाम को। अब हम आ जाते हैं इधर वापस कोडिंग में, और अब मैं क्या करने लगा, फाइंड करने लगा इस फाइल को, ताकि मैं उस कोड में चला जाऊं जहां जाकर लोगों का कोड लगा हुआ है। सो मैं इसे फाइंड करता हूं, आगे जी, ये वाला है कि कोई और है, लोगो डैश IMG ऑल्ट ये था, टाइटल क्या है, कहाँ है जी इसका टाइटल, ये आ रहा है ऊपर टाइटल, आ रहा है ना। अब जरा इसको चेंज करते हैं, अब यहां पर क्या आ रहा है, लोगो डैश IMG डॉट PNG, हम क्या करना चाह रहे हैं, JPG। तो अब हम एक काम करते हैं, यहां पर आए जरा, किस फाइल को यूज करें, सिंगल इमेज वन, इसको यूज कर लें अब। और इसकी टाइप क्या है जरा देखें, ये JPG टाइप की फाइल ही है। इसका नाम जरा कुछ थोड़ा सा, नाम मैंने इसका कर दिया सिंगल, और यहां पर आकर हम क्या करूंगा, चेंज हो गया नाम। यानी अब आपने देखा यहां पर आकर हमने कोड से आकर टाइप को भी मैनेज कर लिया। अगर आप उसी टाइप में करना चाह रहे थे फिर तो बहुत आसान था, वैसे ही सब कुछ चलता रहना था। सेव करें, चेंज हो गया, इमेज चेंज हो गया ना, और टाइप भी चेंज होगी। इस पर राइट क्लिक करके देखें, अब JPG में आ गए हम लोग। सो इस तरह की जब चेंज करनी होगी तो हम कोडिंग लेवल पर जाकर करेंगे। अच्छा, अब जरा आगे आ जाएं, और क्या चेंज करना है हमने। ये क्या लिखा हुआ है जी, हॉस्पिटल नंबर, मेरा ख्याल है ये तो आप लोग खुद फाइंड कर लेंगे। ये क्या आ रहे हैं, इमेजेस, ये इमेजेस कहाँ पे इसके पड़े हुए हैं जरा ये देखिएगा, फोल्डर में है, इमेजेस के फोल्डर में हम ऑलरेडी। और यहां पर देखें जरा, स्लाइड्स के नाम से कोई फोल्डर पड़ा हुआ है, ये दो इमेजेस हमें नजर आ रहे हैं। ये इमेजेस आप चेंज करेंगे, इनको आप रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, आपके स्लाइडर भी चेंज हो जाएंगे। ये इमेजेस आप कहां से पिकअप करो, पीक सॉल्यूशन के पेज से दो इमेजेस निकालो और उनको यहां पर लगा दें, ये भी चेंज हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आए आगे और देखते हैं, ये कर लेंगे ना, ये तो इतना मुश्किल काम नहीं लग रहा ना हमें। और इमेजेस को भी देखते हैं वेबसाइट के ऊपर से। एक हमें ये इमेज नजर आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करें जी, सेव इमेज एज, इसके नाम का भी पता लग गया आपको, क्या नाम है इसका, doctor.png। आपने यहाँ पर अपनी कोई तस्वीर लगानी होगी अपने कंटेंट के मुताबिक से, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इस फाइल को रिप्लेस कर देंगे, चाहेंगे तो
वैसे रिप्लेस कर दें। देखें जरा डॉक्टर पीएनजी कहाँ पड़ी हुई है, ये यहाँ पर आप अपनी पीक सोल्यूशन की भी फाइल लेकर आएंगे और उसको यहाँ पर, एक तरीका क्या होगा कि आप अपनी फाइल का नाम ही doctor.png रख दें, लेकिन वो ठीक नहीं लगेगा लॉजिकली कि भाई ये तो हॉस्पिटल की वेबसाइट तो नहीं ना, आप तो एजुकेशन की बना रहे हो। तो आप कोडिंग में जाकर चेंज करो ना, कि आपने जिस तरह का वो डिज़ाइन लेकर आओगे उसके नाम के मुताबिक वहाँ कोडिंग में जाकर चेंज कर लें। कहाँ पर चेंज करें, इसे ज़रा यूँ करें, इसे भी कॉपी कर लें, ज़रा देखें ये कहाँ पर है, ये वाला कोड कहाँ पर है। रीनेम करेंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं होगा ना, फाइल चेंज होगी, यहाँ तो चेंज नहीं होगा, कोड चेंज नहीं होगा, एरर आएगा, क्योंकि हम फाइल चेंज कर रहे हैं ना। कोडिंग में तो डॉक्टर ही लिखा रहेगा, वहां पर फाइल का नेम चेंज हो जाएगा तो फिर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा भी लोगो में हुआ था। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको भी फाइंड कर लेते हैं, इसको हमें दो काम करने होंगे ना, यहाँ भी चेंज करना होगा और वहां भी चेंज करना होगा, दोनों जगहों पर। तो अब देखें हम सीधे यहाँ पर आ गए, यहाँ अगर आप वही नाम लिखेंगे जो आपने वहां पे लिखा होगा। इस तरह इसमें सिर्फ एक जगह पर जाकर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी और वो इस तस्वीर पे होगी शायद। हाँ, इस पे राइट क्लिक करें, देखें इसमें सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सेव इमेज एज नहीं। यहाँ पर जो इमेजेस को जब भी सेव का ऑप्शन आएगा ना, इमेज के साथ आएगा। अगर इमेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो इमेज को नहीं पिक कर रहा, किसी और चीज को कर रहा है। तो देखें यहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब इसको डेवलपर ने किसी और जगह पर टाइप किया हुआ है, किसी कोड के साथ लिखा हुआ है। तो इसका तरीका क्या है, बड़ा आसान सा तरीका कार है इसका भी। इसको फाइंड करें हम यहीं से, कहाँ से फाइंड कर लें भाई, ये यहीं पड़ा हुआ है, कहीं देख लें कहाँ है, इधर ही है ना कोई तस्वीर जी, इसमें है कोई कि नहीं है, इनमें तो नहीं है भाई, कहाँ पे होगी फिर, ये वाली है, ये वाली तस्वीर है। आप अब इस तस्वीर को कोड से फाइंड करना चाहते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्या करें, एग्जैक्टली रिप्लेस कर दें इसको, अपनी इमेज को लाएं, इस इमेज को डिलीट करें और अपनी इमेज का क्या नाम रखें, सेम वो वाला नाम जो इसका है, और सेम वो टाइप रखें जो इसकी है। क्या टाइप है इसकी, जेपीजी। लेकिन अगर आप जाकर कोडिंग में अपनी मर्जी से कुछ करना चाह रहे हैं, आप इसे कॉपी करें। ये किस फोल्डर में पड़ी है जरा देख लीजिएगा, बीजी इमेज में। ऊपर से मुझे पता लग रहा है यूआरएल से। अब मैं इधर आता हूं और अब मैं इसको फाइंड करने लगा, आगे उसी जगह पर। अब आपने जो भी इमेज लगानी होगी अपनी, अगर आप इस नाम को नहीं यूज करना चाहते, आपने अपना इमेज कॉपी करके इस फोल्डर में रख दिया, तो यहां पर आकर आप उसका नाम तब्दील कर दोगे बस। अगर आपने टाइप भी जेपीजी की बजाय पीएनजी की हुई है, आपका इमेज पीएनजी होगा तो पीएनजी लगा दीजिएगा, आपका इमेज जेपीजी होगा तो जेपीजी लगाइएगा। अभी इसके बाद मैं आपसे सारे इमेजेस को वेब पे भी करवाऊंगा। हाँ, मैंने कहा वो बाद में करेंगे, पहले एक दफ़ा बना लें। जब हम एसईओ शुरू करेंगे ना, जब आप दोबारा से इमेज को टैग को पढ़ोगे एसईओ में, फिर आपने इन सब को वेब पे भी करना होगा। मेरे पास जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैं सबसे पहला टास्क यही करता हूँ कि इमेजेस को वेब पे करता हूँ। 10 इमेजेस हैं, 1000 इमेजेस हैं या 5000 इमेजेस हैं, यही टास्क रिपीटेडली करना होता है। क्योंकि वो वाले जो इमेजेस होते हैं वो 800 किलोबाइट्स के होते हैं या 1 MB के होते हैं, तो जैसे हम उसको करते हैं तो वो 200 में आ जाते हैं या लेस देन 200 में आ जाते हैं। तो इससे स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारा। ठीक है, आई होप के मुझे लग रहा है कि अब आप सारे इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक रिपीट क्लास लेंगे और उससे अगली क्लास में एसईओ का जो पहला टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च, वहां से हम काम शुरू करेंगे। भाई एसईओ करनी कहाँ से है, एसईओ की बिगनिंग क्या है, एसईओ की बिगनिंग है कीवर्ड्स। किसी भी वेबसाइट को अगर हम टॉप पर लाना चाहते हैं तो उसकी बेस क्या है, कीवर्ड्स। सो हमें कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा हम सबसे पहले उसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे और यहीं से हमारा एसईओ का काम स्टार्ट होता है। अगर आप कहीं पर जाकर सही कंपनी में जाकर एसईओ का काम शुरू करोगे तो वो आपसे सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट की कीवर्ड रिसर्च करवाएंगे कि जनाब ये वेबसाइट है, इसके हमें आपने कीवर्ड्स फाइंड करके देने हैं, या उन्होंने कहना है ये वेबसाइट है, हम लोग इनके इन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, आप जरा चेक करें क्या हमने सही कीवर्ड टारगेट किए हैं या सही कीवर्ड्स टारगेट नहीं किए।